नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय और जैसा आप देख रहे हैं अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। बहुत सारी खबरें हैं इस देश में, इस दुनिया में, लेकिन इस समय जो सर्वाधिक चर्चा है, जो कि मुद्दों के हिसाब से, कल ही राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन मुद्दों की प्राथमिकता के आधार पर यह तय हो रहा है कि कब क्या उठाना है, किस बात को रखना है। और इस समय छात्रों की बात सबसे अहम थी, इसलिए उसको आगे रखा गया और इस कड़ी में अगली चीजें भी उन्होंने बता दी। इस बीच में अमित शाह को लेकर के संसद का गतिरोध जो है वो बना हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आते हैं, वो कहते हैं कि अमित शाह पूरे दिन सुबह से आकर के देर रात तक संसद में बैठे रहते हैं। अब संसद में बैठे रहना और सदन में आने का अंतर क्या संसदीय कार्य मंत्री को पता नहीं है? विपक्ष हर रोज मांग कर रहा है कि भाई गृह मंत्री सदन में आए, जवाब दें, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब तो राज्यसभा में भी कह दिया गया है कि भाई आइए जवाब दीजिए। मोहन भागवत अलग कह रहे हैं, मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि भाई बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, ये सारी चीजें। सर सवाल ये कि गृह मंत्री साहब कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक किरण रिजिजू ये भी कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। ऐसा क्या बोलेंगे? क्या वो गाली गलौज पे उतर आएंगे क्या कि कोई सुन नहीं पाएगा? क्या कहना चाह रहे हैं किरण रिजिजू? जय संविधान। देखिए, हम सुनना चाहते हैं, हम ये जानते हैं कि अमित शाह साहब बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं और जब वो लाठी चलवाते हैं बच्चों पे तो उसके बाद आईसीयू में एक लड़की पहुंच जाती है, बहुत बच्चे चोटिल हो जाते हैं, कईयों की आंखें फूट जाती हैं। हम मानते हैं अमित शाह साहब बहुत मजबूत हैं, लेकिन हम देखिए, हम गोडसेवादी नहीं, हम तो गांधीवादी लोग हैं। हम लोग तो मार खा लेंगे लेकिन अपने देश की संपत्ति को नुकसान नहीं करेंगे और अपने देश की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं होने देंगे। हम तो कह रहे हैं अमित शाह साहब से, बल्कि हम तो विपक्ष की भी चिंता नहीं करते, हम तो अपने देश की चिंता करते हैं, अपनी भारत माता की चिंता करते हैं। भाई अगर ये संसद बना है तो संसद बना किस लिए? डिस्कशन करने के लिए बना है, विचार विमर्श करने के लिए बना है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा विश्व जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, जेन जी जानना चाहता है, जेन अल्फा जानना चाहता है, हम जैसे लोग जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब झारखंड के अंदर वहां भी बच्चे आंदोलित हैं, वहां भी दो भागों में आंदोलन चल रहा है। एक आंदोलन जो है स्पॉन्सर्ड है, दूसरा नॉन स्पॉन्सर्ड है, लेकिन दोनों जगह शिबू सोरेन साहब की फोटो लगी हुई है। कोई हिंसा नहीं हो रही है, जो सरकार है उनसे वार्ता कर रही है, खाने पीने पे कोई रोक नहीं लगाई गई है, कोई केले ठोक के लाठियां नहीं चलाई जा रही हैं, कोई पैलेट गन नहीं चलाया जा रहा है। तो देखिए, देश ये जानना चाहता है कि जंतर मंतर के अंदर जो काम आपको 7 दिन के बाद करना था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था, अगर 19 तारीख को ले लिया होता तो ये सारी परिस्थिति ना होती, इतनी स्थिति बिगड़ी ना होती। आपने वहां स्विगी जोमेटो का खाना बंद करा दिया, बच्चों पे जो निहत्थे बच्चे थे, जो हिंसात्मक बच्चे थे और लड़कियों के साथ अपमान हुआ, सब कुछ हुआ। ऐसे लोग जो नकाब बांधे हुए थे बच्चों को पीटा। भाई ठीक है, चलिए, अब हम ये जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है, विपक्षी छोड़ दीजिए। हम सुनना चाहते हैं अमित शाह साहब को कि वो जो वहां पे पैलेट गन चली और जो कीलों पे डंडे डाल के लगा के जो मारा गया और करंट लगा के मारा गया और निशाना बना के आंखों की तरफ निशाने मारे गए, और जो सिवान के अंदर एक बॉडी 7 चली, देश ये जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो, अमित शाह साहब वो किसके आदेश पे चला? पहली बात तो यह है, थाने के अंदर बिल्कुल दर्ज है कि वो जो पैलेट गन थी वो इशू हुई। यह बताया जा रहा है जिस डीसी के आदेश से हुई, वो जो डिप्टी कमिश्नर है वो कह रहा है मैं डीसीपी है, मैं था ही नहीं, मैंने कोई दस्तखत नहीं किया, फर्जी दस्तखत है। हम पूरी एक व्हाइट पेपर चाहते हैं किसके आदेश से हुआ। अब आपके पास 3 ही जवाब है अमित शाह साहब। आप तो बहुत ताकतवर मंत्री हैं, हम आपके ताकत का तो मुकाबला कर नहीं सकते, आप गृह मंत्री हैं, हम एक आम आदमी हैं। आप 3 ही जवाब तो देंगे। या तो आप कहेंगे कि वो जो पुलिस वाला था वो खुद ले गया पैलेट गन और उसने चला दी। अगर वो इस प्रकार के उसने काम किया तो केवल सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, उस आदमी को 302 के मुकदमे में, जो पुरानी धारा 302 थी, उसके अंदर उसे दंड दीजिए, या तो आजीवन कारावास दीजिए या फांसी भी चढ़ाइए। हमारे बच्चों को चोट उसने कैसे पहुंचाई? अगर वो पुलिस कमिश्नर या डीसीपी के आदेश से हुआ था तो उनको, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों को चोट कैसे पहुंचाई और मार प्राण घातक चोट कैसे पहुंचाई? अगर कमिश्नर साहब कोर्ट में पेश होकर कहते हैं नहीं साहब आपका दोष उन्हें मिला था, तो हम आपका बलिदान चाहते हैं क्योंकि हमारे बच्चों पे जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर आप ये कहते हैं, अगर आप जस्टिफाई करते हैं कि नहीं बच्चे बहुत गलत थे, बच्चे गुंडे थे, बच्चे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे, तो हम आपसे मांग करेंगे कि जो जो लोग वहां दिखाई पड़ रहे हैं फोटोग्राफ के ऊपर, जो कीले लगे हुए डंडे से पीट रहे हैं,
और जिनकी नेम प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, और जो लड़की के पैरों के नीचे डंडा घुसेड़ रहा है, जो आपका इंस्पेक्टर, उसको आपने अभी तक निलंबित नहीं किया, उसको दंड कब देंगे? सबको आइडेंटिफाई कर लीजिए। भाई अगर आप कहते हैं कि वहां 2-2,500 से ज्यादा गुंडे, बदमाश और क्रिमिनल्स वहां मौजूद थे, तो इसको रोकना कॉकरोच जनता पार्टी का या बच्चों का काम तो था नहीं, तो प्रशासन का काम था। तो वो कैसे पहुंचे, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, जेल भेजिए, कौन रोकने के लिए तैयार है? नहीं, और उसके लिए ये जो फोटोग्राफ। कहा जा रहा है सर, अमित शाह के बोलने पर ये जो बताया जा रहा है कि आप सुन नहीं पाएंगे, ऐसा अमित शाह क्या बोल देंगे संसद में? कौन कौन सी बातें हैं जो अमित शाह बोल सकते हैं? क्या रास्ते हैं उनके पास? राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि भाई दो ही चीजें हैं, या तो अमित शाह ने आदेश दिया चलाने का, और या फिर अमित शाह को पता नहीं, और दोनों ही परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें आप पूरी तरीके से साबित हो जाते हैं कि आप गृह मंत्री के लायक ही नहीं है, आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए, और अन्यथा की स्थिति में भाजपा को आपको हटा देना चाहिए, सरकार से आपको बाहर कर देना चाहिए। क्या बोलेंगे अमित शाह? ऐसी कौन सी चीज है? क्या ये डराने की बात है, धमकाने की बात है? पहले आप छात्रों पर बर्बरता करते हैं, अब आप विपक्ष को डरा रहे हैं, देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अमित शाह के नाम पर। नहीं, हम डर नहीं रहे हैं, हमें कोई डर नहीं लग रहा है। अमित शाह साहब बोलें और आके बताएं कि ये जो गोली चली, पैलेट गन चला, ये डंडे चले, ये किसके आदेश पे चले? आप जो भी बताएंगे, आप कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे चले, या शी जिनपिंग के इशारे पे चले, नेतन्याहू के इशारे पे चले, हमें उसमें भी स्वीकार है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे देश के अंदर बाहरी लोग कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम आपका जवाब चाहते हैं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं। हम अपनी भारत माता को अपनी माँ मानते हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अत्याचार और अनाचार, लेकिन हमारे बच्चों के साथ जो हुआ है, उनको जो चोटें पहुंचाई गई हैं, और ये वादा करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी से कि उनके मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, उनके घर में पुलिस जाके उनको परेशान कर रही है, और लड़कियों को रेप की और अलग तरह की धमकियां दी जा रही हैं। ये शोचनीय है जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे बच्चों को खड़ा किया, जिस प्रकार से उनको ये बताना पड़ा कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। तो हम तो चाहते हैं, हम तो अमित शाह साहब आ जाएं, बता दें, हम डरेंगे नहीं, विपक्ष भी नहीं डरेगा, कोई बात नहीं। जो भी आप बताएंगे उसको स्वीकार करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे। भाई सीधी सी बात यह है, जो मुझे लगता है कॉमन सेंस के हिसाब से कोई भी कमिश्नर, कोई भी डिप्टी कमिश्नर अपने आप आदेश नहीं देगा, इतना बड़ा आदेश नहीं देगा, क्योंकि पिछले जो कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस के, उन्होंने मना कर दिया था कि हम ये नहीं करेंगे, ये बताते हैं लोग। उसके बाद नए कमिश्नर साहब लाए गए और 24 घंटे के अंदर उन्होंने किया। तो मानी बात है, जो आपका हैंडपिक्ड कमिश्नर था, वो मानी बात है कि आपके आदेश के, ये हम मानते हैं। अगर आप कह देंगे पार्लियामेंट में नहीं कि कमिश्नर साहब ने गलत किया और आपने उन्हें कोई आदेश नहीं दिया, हम आपसे मांग करेंगे कि कमिश्नर साहब को जेल भेजिए और उनपे ये अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का केस लगाइए, क्योंकि बहुत लोगों, बच्चों के जीवन बर्बाद हो गए, उनकी आंखें फूट गई और वो आईसीयू के अंदर हैं। तो एनीबडी हु हैज ऑर्डर्ड दिस शुड बी बिहाइंड बार्स, और उसको कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। अमित शाह साहब अगर वो कहेंगे कि नहीं राहुल गांधी के आदेश पे हुआ था, तो उसका प्रूफ दिखा दें और राहुल गांधी को दंड दिलवा दिया जाएगा। लेकिन जिसने भी ये किया है बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, हमारे देश के भविष्य के साथ, हम उसे माफ नहीं करेंगे। वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई ऑफ अमित शाह। आए, जवाब दें, और जब जवाब देंगे हम डरेंगे नहीं, हम उसका मुकाबला करेंगे, और जिसने आदमी ने भी आदेश दिया है उसको कठोरतम दंड की डिमांड करेंगे, और उसके एक आंदोलन चलाएंगे। और हम बच्चों से कहेंगे कि इस प्रकार का निरंकुश शासन अगर इस प्रकार से है कि लोगों की आंखें फोड़ता है और बच्चों को परेशान करता है, उसको दंड मिलना चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए। सर, आपने मर्डर का जिक्र किया, अभी उधर हमने देखा कि पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर, उनके ऊपर हमला होता है, बात तो कही जा रही चप्पल फेंकने की, लेकिन वहां तो मर्डर और हत्या करने की साजिश, चाकू, सब कुछ की बात हुई थी। सर, वो व्यक्ति जब अपने गांव पहुंचते हैं सब, तो उनका जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है, फूल माला पहना करके, और ये सारी चीजें, तो ये क्या चल रहा है? क्या किसी सांसद पर, किसी नेता पर इस तरीके का व्यवहार करने वालों का ऐसा स्वागत क्या दिखाता है? ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? ये कौन सी राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है इस तरीके की चीजों में? उधर नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी जाती है, वहां जय श्री राम के नारे लगने लग जाते हैं। भाजपा इन सब चीजों पे मौन है, कहीं एक शब्द नहीं बोल रही है। देखिए राम प्रकाश जी, ये लड़ाई जो है गांधीवाद और गोडसेवाद के बीच की है। ये लड़ाई जो है, ये भारत की असली आत्मा और ये जो दुष्ट लोग हैं इनके बीच की है। आप ये बताइए, जो बुलंदशहर के वो जो लोग जिन्होंने पप्पू यादव पे चाकू चलाने का प्रयास किया था और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, उनका जिस प्रकार से स्वागत हुआ, उसी प्रकार से आप देखिए उसी इलाके में हापुड़ के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति का मार मार के उसको घायल कर दिया गया था, उसकी आज मौत हो गई है, ऐसा सोशल मीडिया बताता है।
आपने देखा मेरठ के अंदर कांवड़िए, एक पुलिस अधिकारी ने कुछ कह दिया, उसको घेर लेते हैं और एसएसपी साहब को हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगनी पड़ती है। हाथ जोड़ के एसएसपी साहब माफी मांग रहे हैं। खुले आम सब कुछ वहां पे, शराब गांजा सब कुछ चल रहा है। और एक तरफ ये सरकार कहती है कि सड़क जो बनी हुई है वो चलने के लिए बनी हुई है, और वहां पूरी सड़कों पे लोग अपना आराम से सो रहे हैं। और इस बात जो संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, वह लड़कियां भी डांस कर रही हैं, वो लड़के भी डांस कर रहे हैं, और किस प्रकार के अश्लील डांस हो रहे हैं, एक सनातनी के रूप में मेरी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। लेकिन अगर मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने जाऊंगा, मेरी रिपोर्ट कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि हम कैसे तो ये लिखी जानते जाएगी? हैं। आज तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाकर के फूल वर्षा कर रहे हैं उन्हीं लोगों पर, उन्हीं कांवड़ियों पर, तो रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी आपकी? यही मुश्किल है। देखिए, एक तरफ वो एस्पिरेशनल क्लास है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, और यो पिएगा वो शेर बनेगा। एक तो वो वर्ग है, हर जाति का, हर धर्म का है उसके अंदर। वो वर्ग चाहता है कि अपने माँ बाप की सेवा करे, अच्छी नौकरी पाए, अच्छा प्लेसमेंट हो, पेपर लीक ना हो। और एक वर्ग ऐसा है जिसको इन लोगों ने इस प्रकार से कहा है, जैसे एक मजाक चल रहा है सोशल मीडिया के अंदर, एक कांवड़ ढोने वाला कह रहा है, एक टाई लगाए हुए बच्चा जा रहा है स्कूल के अंदर, अरे कहाँ स्कूल के चक्कर में पड़े हो, कांवड़ ढो, नीट भी मिलेगा, रात भर तुम्हारे फूल वर्षा भी होगी, फ्री में खाना भी मिलेगा, तुम कहाँ ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़े हो। इसीलिए हजारों लाखों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो देखिए, अब हम ये जानना चाहते हैं कि देश की जनता से, देश के जनजी से, क्या आप ऐसा भारत देखना चाहते हैं जो वही पुराने पाषाण युग में चला जाए, या ऐसा भारत देखना चाहते हैं जो 21वीं शताब्दी का भारत हो? और ये मैं, देखिए, एक अध्यापक के रूप में नमका जी आपको बता सकता हूं, मेरे भारत के बच्चों को अगर उनके पैर पे बेड़ियां न बांधी जाए और उनको उन्मुक्त आसमान दे दिया जाए, तो माई चिल्ड्रेन आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बुद्धिमान बच्चे, सबसे प्रखर बच्चे, और वो बुद्धिमत्ता और वो प्रखरता आपने देख ली। ये जो जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, जिस प्रकार से उसमें उसने कंडक्ट किया और हंसते हंसते आंदोलन किया, ऐसा विश्व के इतिहास में कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये लड़ाई जो है जाहिलता के बीच में, बुद्धिमत्ता के बीच में है, 21वीं शताब्दी के भारत के बीच में है, और पाषाण युग के भारत में जिसकी तरफ ये पीछे ले जा रहे हैं उसके बीच में है। मुझे ये आशा है कि लोग व्हाट्सएप के चक्कर से छूटेंगे, जो बुजुर्ग हैं अपने देश के भविष्य के बारे में सोचेंगे। देखिए, मैं भी सनातनी हूं, मैं भी पूजा करता हूं, मैं भी भगवान शिव को जल चढ़ाता हूं, मैं भी, मेरी पत्नी भी सोमवार का व्रत रखती है, मैं भी मंगलवार का व्रत रखता हूं। लेकिन मैं पाखंड में बिलीव नहीं करता। मैं भगवान को यह मानता हूं कि मैं, क्योंकि ईश्वर का अंश हूं, उसी तरह से जितनी भी प्रकृति के जीव हैं वो ईश्वर के अंश हैं। जो भगवान कृष्ण ने कहा था, जब उन्होंने पर्वत को उठा लिया था उंगली के ऊपर, उन्होंने कहा था कि इंद्र की पूजा मत करो, ये जमीन की पूजा करो। वो जानते थे कि गौ माता या हमारे जितने पशु हैं, पक्षी हैं, और हमारी जो ये पूरी जनशक्ति है, ये है असली। ये भगवान कृष्ण ने कहा था। लेकिन दूसरे मनुष्य से, जिसके अंदर भी परमेश्वर का वास है, उसको मारना या उसको पीटना या उसको लिंच करना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना, ये सनातन विरुद्ध है। तो मैं ये मानता हूं, मैं एक अच्छे सनातनी के रूप में मानता हूं कि जिस प्रकार की उद्दंडता और देश को पाषाण युग की तरफ ले जाया जा रहा है, ये गलत है। हमारे देश को 21वीं शताब्दी में चीन जैसे देश से लड़ना है, हमें उन देशों से लड़ना है जो मॉडर्नाइजेशन, आज ईरान अमेरिका का मुकाबला इसलिए कर पा रहा है, वो 21वीं शताब्दी की तरफ अपने को ले गया, जबकि इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। और हम लोग इतनी, हमारे यहाँ प्रखरता है, हमारे बच्चे इतने ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन उनको पीछे घसीट के जो ले जाना चाह रहे हैं, उससे हमारा संघर्ष है। और मेरे देश के युवा, मेरे देश के जज्जी, जिनकी आकांक्षाएं अब जाग चुकी हैं, आशा है हमारे देश को आगे की तरफ ले जाएंगे और भारत माता को विश्व गुरु बनाएंगे। सर, एक तरफ हमने ये देखा है कि इस समय राहुल गांधी अब छात्रों की गूंज का कार्यक्रम, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं झारखंड में भी विवाद चल रहा है, वहां भी सरकार से हालांकि शॉट आउट होता दिख रहा है। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी की एक वीडियो आती है, जिस वीडियो के बाद पूरी सरकार, पूरी सत्ताधारी दल और टीवी मीडिया जो है एकदम से बौखला जाती है। वो राहुल गांधी एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो अपनी गाड़ी का ढक्कन जो है, टंकी का ढक्कन खोल करके और E20 एथेनॉल और उसकी बात करते हैं। साथ में वो मुद्दों के हिसाब से, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो ये भी इशारा उन्होंने दे दिया है कि ये जब पेपर लीक का मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा, चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो हम E20 पर इस देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। साफ तौर पे चेतावनी सरकार के लिए। उसके बाद जिस तरीके की बौखलाहट बची है, सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी तो E20 के लिए बिल्कुल कैपेबल है और ये सारी चीजें, फलाना ढिमका। जो राहुल की जो चेतावनी है, क्या
वो ये साफ कर देती है कि आंदोलन अब यहाँ नहीं रुकने वाला है। छात्रों के बाद इस देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई जो ये सरकार लूटना चाह रही है, अब उस पर बात शुरू हो जाएगी। अभी हम E20 की लड़ाई देख ही रहे, इस बीच में खबर ये आ गई कि सीएनजी में वो क्या बायोगैस मिलाया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि गोबर गैस मिलाने की बात शुरू हुई कि अब सीएनजी में गोबर गैस मिलवाएगी सरकार। तो ये जो आंदोलन है, अगले आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई है। राहुल ने ये साफ तौर पे इशारा किया है, माना जाए। देखिए राम प्रकाश जी, मैं ये चाहता हूं आंदोलन होने चाहिए, क्योंकि जो अन्याय होता है उसके खिलाफ लोकतंत्र में संविधान ने हमको अधिकार दिया हुआ है। जैसे आपने देखा जयपुर के अंदर जो बधिर और मूक विद्यालय के बच्चे थे, जो सुन नहीं सकते थे और बोल नहीं सकते थे, उन्होंने भी अपने विद्यालय के अंदर सुविधा ना होने के लिए आंदोलन किया। शांतिपूर्वक गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन होने चाहिए, जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव रहे कि वो अपने जो लोग हैं जो उन पर निर्भर करते हैं उनके खिलाफ टेकन फॉर ग्रांटेड उनको न ले। चाहे ये झारखंड हो जहां पे शिबू सोरेन, ये हेमंत सोरेन की और कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो कर्नाटका हो जहां डीके शिवकुमार की सरकार है, हर जगह देश की जनता को यह अधिकार है कि वो गांधीवादी आंदोलन चलाए। मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके साथ अन्याय होता है, जैसे पहले डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो अन्याय करता है उतना ही दोषी वो होता है जो अन्याय को सहता है। तो E20 का मामला है, देखिए जरूरी नहीं है कि मेरे पास तो कार ही नहीं है। राम प्रकाश जी, मैं आपको बताऊं, आई डोंट हैव ए कार। मेरे पास आज की तारीख में ना स्कूटर है, ना मोटरसाइकिल है, ना कार है। मैं ओला उबर से चलता हूँ, क्योंकि मैं E20 में प्रोटेस्ट नहीं करूंगा अगर मेरे बेटे की कार में E20 से परेशानी हो रही है, अगर मेरे मित्रों के, मेरे परिवारजनों के। भाई अगर मैं मान लीजिए स्टूडेंट नहीं हूं तो क्या मैं जंतर मंतर 4 बार नहीं गया? मैं जंतर मंतर क्यों गया? मैं बच्चों के साथ क्यों खड़ा रहा? आई एम नॉट ए स्टूडेंट, लेकिन इसलिए कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनसे सहानुभूति रखता हूं, इसलिए उसके तो ये थोड़ी कि इफ यू आर नॉट अपियरिंग इन नीट इसका माने आप क्यों गए थे, आप इस आंदोलन में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अरे मैं तो कर रहा हूं यार। अच्छा, राहुल गांधी ने उसमें एक और शगुफा छोड़ दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम उन्होंने जोड़ दिया। देखिए 3 श्रेणी के लोग हैं, एक स्टूडेंट है, एक इडियट्स हैं और एक अंधभक्त हैं। अब राम प्रकाश जी आप बताइए, आप तो चलिए उम्र आपकी कम है, मैं 74 साल का हूं, बट आई स्टिल फील आई एम ए स्टूडेंट। इसलिए कि मेरा ज्ञान का जो स्रोत है वो इतना कम है, मेरा ज्ञान इतना कम है। मैं बुद्धिमान लोगों को सुनता हूं, मुझे लगता है यार क्या दिमाग है यार। मैं तो जब ये यूट्यूबर्स को सुनता हूं, मैं कहता हूं यार ये दिमाग मेरे चीज में नहीं आई, इनके दिमाग में कैसे आ गए, ये बड़े बुद्धिमान लोग हैं। नेहा बोरा को सुनता हूं, मुझे लगता है यार मेरी बेटी भी ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी प्रखर वक्ता होनी चाहिए थी। मैं अश्वत्थ दामोदरन को सुनता हूं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के विजर्ड है, मैं कहता हूं यार मुझे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ABCD नहीं आता, ये आदमी तो इतना ज्ञानी है। बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट। तो अगर मैं जंतर मंतर में जाके स्टूडेंट्स का समर्थन करता हूं तो कहें साहब आप 74 साल के, आप स्टूडेंट नहीं है। अरे यार मैं स्टूडेंट इसलिए हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा है। अगर मैं स्टूडेंट नहीं हूं तो या तो मैं अनभक्त हूं या इडियट हूं। मैं इडियट भी नहीं हूं, अनभक्त भी नहीं हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं। ये फर्क कहाँ से पैदा होता है सर? क्या इसके पहले जो अभी एक दशक को छोड़ दिया जाए तो इसके पहले जो आंदोलन होते थे, क्या वो इतने स्पेसिफाइड होते थे क्या कि किसानों का आंदोलन है तो किसान जाएगा, नौजवान का आंदोलन है तो उसका एक सर्टेन एज वर्ग होगा कि हाँ अच्छा तुम पढ़ने वाले हो, चलो ये पढ़ने वालों का आंदोलन है, अच्छा तुम नौकरी वाले हो, चलो ये नौकरी वाले का आंदोलन है। हाँ, नौकरी में भी तुम क्या सरकारी नौकरी करते हो, ये तुम्हारा आंदोलन है, तुम प्राइवेट नौकरी करते हो, ये तुम्हारा। फिर उसमें भी वर्गीकरण कि अच्छा तुम क्या IT सेक्टर में हो तो ये तुम्हारा है, चलो तुम क्या हो, तुम चपरासी हो तो तुम्हारा ये है, तुम माँ साहब हो तो तुम मठ साहब का मतलब क्या ये इस तरीके का क्लासिफिकेशन हुआ करता था, वर्गीकरण हुआ करता था आंदोलनों में, कि ये नया नया शुरू हुआ है जिस पर इतना रोना रोया जा रहा है? देखिए राम प्रकाश जी, इनका एक IT सेल है और आपको पता है कि IT सेल में करीब 3000 वर्कर्स हैं इनके, जो ऑफिशियली काम करते हैं, सूत्र बताते हैं। उसके बाद लाखों इनके वॉलंटियर्स हैं। तो ये एक स्रोत जनरेट करते हैं, फिर वो उनको 30-40 हजार रुपए महीने तनख्वाह मिलती है, फिर 2 रुपए ट्रोल का जो वॉलंटियर्स है उनको मिलता है। पैसे की इन्हें कोई कमी नहीं है, पैसा इनके पास मंदिर में चोरी करके और इधर उधर PM केयर फंड में और दुनिया भर से इनके पास पैसा आता रहता है, वही पैसे के बल पे अपना जी रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, मैं तो किसानों के समर्थन में खड़ा हूं भाई, मैं तो किसान भी नहीं हूं, मेरे पास तो एक 100 गज की खेत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ना मेरे पास मैं भिंडी उगाता हूँ, ना मैं करेला उगाता हूँ। लेकिन मेरी सहानुभूति किसानों के साथ है, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा अगर उनका आंदोलन होगा। मैं तो अगर आर्मी के रिटायर्ड लोग होंगे, मैं आर्मी में नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ खड़ा रहूंगा यार। मेरा कर्तव्य है कि मेरे समाज के, मेरे देश का कोई भी वर्ग अगर उपेक्षित हो या पीड़ित हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं बच्चों के साथ भी खड़ा हूं।
मैं सेना के साथ भी खड़ा हूं, मैं किसानों के साथ भी खड़ा हूं, मैं अध्यापकों के साथ भी खड़ा हूं, मैं सबके साथ खड़ा हूं। भाई सीधी सी बात, इसका जरूरी थोड़ी है कि मैं वो हूं, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं मैं स्टूडेंट हूं। और स्टूडेंट क्योंकि हमारे देश का भविष्य है, इसलिए उनकी समस्याओं के लिए मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये असल में ये अंधभक्त लॉजिक है, ये बीजेपी का लॉजिक है। वो भटकाना चाहते हैं, ये स्टूडेंट नहीं थे, फलाने नहीं थे। अरे यार, तो झारखंड में जो बैठे हैं वो स्टूडेंट है सारे। अरे यहाँ भी बेचारे 12-12 14-14 साल के बच्चे, क्या वो स्टूडेंट नहीं है? वो स्टूडेंट नहीं है, वो किसान नहीं थे साहब, ये स्टूडेंट नहीं है। सबको आप जो है खालिस्तानी बता दो, सबको पाकिस्तानी बता दो, कभी चाइनीज बता दो, लेकिन चलिए अमित शाह साहब पार्लियामेंट में जब जवाब देंगे उसके बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे, 4-6 दिन तक करते रहेंगे और अच्छी तरह से उसकी छीछा लेदर करेंगे, देखें बोलते क्या है ये तो पता चले। जी, हालांकि अब मोहन भागवत साहब के कहने के बाद भी ये लोग बात नहीं मान रहे। वैसे तो संघ को एनजीओ बता देते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जो भागवत साहब कह रहे हैं उसको नहीं सुनना चाहते हैं। खैर सर, अब इतनी सारी बातचीत हो गई, जरा आर्थिक पर भी एक बात हो जाए। दो चीज़ें हमने इस बार देखी है। एक चीज़ तो देखा हमने कि एफसीआरए को लेकर के बहुत सारी बातचीत हो रही है, और दूसरा एक वो कुछ और बात हो रही है डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के। तो क्या उन दोनों चीज़ों के बारे में जो बातचीत हो रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उस पर, क्या कुछ है, क्या उसको स्पष्ट किया जा सकता है? भाई देखिए, सीधी सी बात है कि पहले इन्होंने आदत डलवाई यूपीआई की। भाई देखिए, हम जब पहले जाते थे, बाजार जाते थे, तो हम क्रेडिट कार्ड रखते थे। यूपीआई का मामला नहीं था 2-2.5 साल पहले तक, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता था, उसमें 2.5% कमीशन लिया जाता था। जो सेलर होता था उसमें ये मास्टर कार्ड और ये मास्टर वीजा जो भी है, ये दुनिया भर के अमेरिकन कंपनीज हैं, वो 2.5% में अपना 1% कमीशन खुद रखते थे, बाकी उनकी कॉस्ट होती थी। आधा परसेंट कमीशन या 0.25% कस्टमर को ट्रांसफर कर देते थे। अब जब से ये यूपीआई आया, आप टैक्सी में जाएं, ओला उबर में जाएं, कहीं भी जाएं, भाई यूपीआई से फटाफट आप पेमेंट कर देते हैं। जब फ्री में होता था, अच्छा क्योंकि लोगों ने क्रेडिट कार्ड से शिफ्ट कर लिया यूपीआई में, तो अमेरिका को परेशानी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन लगा के कहा, यार हमारा तो लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये क्या तुमने यूपीआई जैसी भला पाल ली? या उससे तो फीस नहीं चार्ज कर रहे हो, तो लोग यूपीआई से कर रहे हैं पेमेंट, वो इससे मास्टर कार्ड और इनसे नहीं कर रहे हैं, और अमेरिका का नुकसान हो रहा है। तो उनके दबाव आप सोचिए, भाई दिन में, महीने में अगर 30,000 रुपए का भी आप यूपीआई पेमेंट करते हैं और उसमें आपने चार्ज लगा दिया, वैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, वैसे ही हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, वैसे ही हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं आप सीएनजी के अंदर बायोमास घुसेड़ रहे हैं, कहीं आप पेट्रोल के अंदर E20 घुसा रहे हैं, अब इसमें टैक्स लगा देंगे। पहले हमारी आदत डालते हैं, फिर उसमें टैक्स लगा देते हैं। आपका पेट नहीं भरा, आप टोल टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप पेट्रोल के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये गरीब वर्ग पे एक और प्रकार की लात है। और ये यही है, पैसा मंदिर से चोरी कर लो, इधर उधर से चोरी कर लो, कांवड़ में लोगों को मुफ्त में खाना खिलाओ और अपना ये भंडारे करो, लोगों को मुफ्त में खाना खिलाओ, जय श्री राम के नारे लगवाओ। अरे जय सिया राम तो हम भी कहते हैं भैया, हम भी सनातनी हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि धर्म के नाम पे हमारे देश को कमजोर किया जाए। क्योंकि हमारे लिए सबसे ऊंची चीज अगर कोई है, अगर सबसे ऊपर कोई फ्लैग है, तो वो तिरंगा है। तिरंगे के आगे कोई झंडा नहीं है, चाहे वो हरा हो, पीला हो, नीला हो, बैरंगी हो, चाहे वो भगवा हो या कोई हो, तिरंगा सबसे ऊपर रहेगा। और हमारे देश के लिए सबसे ऊपर चीज हमारी भारत माता है। भारत माता का नुकसान, अगर मेरे धर्म और भारत माता के बीच में भी संघर्ष हो जाएगा, मैं तो भारत माता के साथ खड़ा रहूंगा। जी, एक अंतिम बात अब सीजेपी की भी थोड़ी सी कर लें। जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों उनकी भूमिका को लेकर के बहुत सवाल उठे, अब वो राजनीतिक दल बनने के क्रम में क्या आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि वो एक राष्ट्रव्यापी सर्वे करेंगे, फिर उसके हिसाब से आगे का डिसीजन लेंगे। तो क्या वो एक राजनीतिक दल के तौर पर खुद को स्थापित करने के क्रम में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही माना जाए? देखिए, अगर वो राजनीतिक दल बन के उभरने की कोशिश करेंगे, तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगा है कि आम आदमी पार्टी वो नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने मौके का फायदा उठा के इसको पॉलिटिकल पार्टी बना के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का एक षड्यंत्र होगा, अगर ये राजनीतिक दल बनाएंगे तो। अगर राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, अगर केवल स्टूडेंट कॉज के लिए आगे बढ़ेंगे, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये थर्ड फोर्स बना के, और ये इसीलिए राहुल गांधी वहां गए नहीं जंतर मंतर, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो ये समझ में आ रहा है अब लोगों को कि राहुल गांधी को ये पता था। भाई सोनम वांगचुक को तो पता चल गया। सोनम वांगचुक क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरकार ने हमें धोखा दे दिया, मेरी भूख हड़ताल तोड़वा दी। अरे तुम्हें नहीं पता था यार, भगवाधारियों से
जो अपना भगवा झंडा वो लेके और उनका शर्ट पहन के आए थे और तुमसे वो तोड़वा लिया था। फिर तुम्हारी पत्नी ने कह दिया कि राहुल गांधी से वो उपवास तोड़वाना चाहते थे, राहुल गांधी को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो हमें प्रतीत तो हो रहा था कि भैया आपकी कुछ मामला सेटिंग वेटिंग है। कांग्रेस जनता पार्टी के लिए अभी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो इसका मतलब ये है पूरी तरह से ये एक षड्यंत्र था और ये इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का एक षड्यंत्र था। अगर नहीं पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, भाई हम भी तो एक सिविल सोसाइटी है, हम कौन सा पॉलिटिकल पार्टी, हमारी ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। हम तो झारखंड में बच्चों के साथ हैं, जंतर मंतर में बच्चों के साथ हैं। और अगर मैं भी पॉलिटिकल पार्टी बना के 0.001% भी वोट अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट काटता हूं तो मैं भी बीजेपी का एजेंट माना जाना चाहिए। निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम चीज़ यही है कि अमित शाह साहब जवाब कब देंगे। अब फिर से जब संसद शुरू होती है सोमवार से, देखना ये रहेगा कि क्या अमित शाह आते हैं, किरण रिजिजू का जो दावा है वो कैसे सच होता है और विपक्ष उसको कैसे लेता है। मेन चीज़ यही रहेगी। सबकी निगाहें अमित शाह पर हैं। अमित शाह कब आएंगे, कब बोलेंगे, हर आदमी शायद यही सुनना चाहता है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।